Hello friends, this is Uma Sharma and welcome to Learning Brains. As you know that we are doing the history series of 6th standard for seated students. It is mainly profitable for seated students. What is our goal? That हमारा गोल क्या है कि जो सीटेड के जो स्टूडेंट्स हैं वो एसएसटी का जो पार्ट होता है पेपर सेकंड में सीटेट में उसमें कभी कहीं पर भी ना रुके। ये सीरीज जो है, ये मेरी जो वीडियोस है 6th स्टैंडर्ड की, आगे आप 7th स्टैंडर्ड का भी देखोगे, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है और ज्योग्राफी है, उस ये सब एनसीईआरटी पे बेस्ड है। एनसीईआरटी की बुक से ये नोट्स बनाए गए हैं और वही है। बाकी जो सीटेट एग्जाम्स में है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। ये हिस्ट्री की सीरीज कंप्लीट करने के बाद में, ये बुक कंप्लीट करने के बाद में हम क्वेश्चंस भी देखेंगे कि लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। कंप्लीटली वो इस पे ही बेस्ड है। सो वी शुड स्टार्ट नाउ। क्विकली हम करेंगे और बाइलिंगुअल हम हमेशा लेके चलते हैं, जैसे कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जो उनके लिए भी इट शुड बी प्रॉफिटेबल। ओके, सो जो प्रीवियस चैप्टर था अपना लास्ट चैप्टर, वो उसमें हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ा था। ब्रीफली नॉलेज लिया था कि बौद्ध धर्म कैसे शुरू हुआ, किसने किया, जैन धर्म कैसे है, उनके उनके टीचर्स क्या है, मतलब उनकी शिक्षाएं क्या है, कैसे वो स्प्रेड हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, दैट ऑल दीज थिंग्स वी हैव लर्न। अब सम्राट ये पढ़े, इसमें पढ़ेंगे हम सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक कौन थे? बहुत सी बार हमने नाम सुना होगा सम्राट अशोक का, जो कि ही वॉज ग्रेट एम्परर। अब इनको एम्परर क्यों बोला है? क्योंकि वो किंगडम के किंग नहीं थे, वो एक बिग एम्पायर के किंग थे, तो उनको एम्परर बोला है। और एंड ही वॉज अ ग्रेट फॉलोवर ऑफ बौद्ध धर्म। कलिंग युद्ध के बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और फिर बाद में उन्होंने कोई युद्ध लड़ा भी नहीं, अहिंसा नहीं की, हिंसा को छोड़ दिया। दैट इज ऑल दीज थिंग्स वी विल रीड इन दिस चैप्टर। ओके, सी वी शुड स्टार्ट नाउ। अशोका द एम्पायर हु गेव अप वॉर, जिसने वॉर को गेव अप कर दिया, मतलब छोड़ दिया। ए वेरी बिग किंगडम इज इक्वल टू एन एम्पायर। अब ये जो हेडिंग है इसी से हमें समझ में आ रहा है कि एम्पायर होता क्या है। वेरी बिग किंगडम, बहुत बड़ा जो किंगडम है, बहुत बड़ा जो साम्राज्य है, उसको हम एम्पायर बोलते हैं। किंगडम एक छोटा एरिया हो गया, एम्पायर साम्राज्य एक बहुत बड़ा एरिया हो गया। और हम जानते हैं सम्राट अशोक, मतलब इन्होंने बहुत बड़ा एरिया जीता था, बहुत बड़ा एरिया इनके अंडर में था। अब ये जो पिक्चर है, ये हम अपने नोट्स पे, कॉइन्स पे ये पिक्चर हम देखते हैं। अब ये गवर्नमेंट ने ये पिक्चर, जो भी गवर्नमेंट वर्क करती है, पिक्चर्स कहीं से लेती है, मेनली जो नोट पे होती है, कॉइन्स पे होती है, या कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे होती है, तो वहाँ पे वो रैंडमली ऐसे ही नहीं ली जाती है। ये सब कुछ अपने इतिहास की धरोहर जो होती है, बहुत से, हाँ, बहुत कुछ हमें इनसे सीखने को मिलता है, वहां से ये गवर्नमेंट लेती है। तो ये कॉइन्स पे और नोट पे हमें देखने को मिलता है। और ये कहाँ पर है? ये सारनाथ में है। और सारनाथ में क्या है, हमने प्रीवियस चैप्टर में ही, अपने 6th चैप्टर में पढ़ा है। यू विल टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो लायन जो है, ये नोट्स पे हम इन पे ये देखते हैं। ये स्टोन पिलर है सारनाथ में, और इस पे ये जो स्टोन पिलर है, इस पे जो सम्राट अशोक है उसकी, उनकी बहुत सी इंस्ट्रक्शंस, उनके इंस्क्रिप्ट है इस पे, पिलर पे। इंस्ट्रक्शंस मीन, अब इंस्क्रिप्शन हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। इंस्क्रिप्शंस वो होती है जो राजा है, पहले पहले के टाइम पे जो किंग्स थे या एम्पायर्स थे, वो अपनी अपनी विक्ट्रीज के बारे में, अपने अचीवमेंट्स के बारे में कुछ पत्थर पे, पिलर्स पे, इन पे लिखवाते थे। उनको इंस्क्रिप्शंस बोला है, और इंस्क्राइब करवाते थे उनको इंस्क्रिप्शंस बोला है। एज वेल एज ऑन रॉक सरफेस, और रॉक सरफेस भी, पिलर से भी सम्राट अशोक के कई इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। और रॉक सरफेस पे भी, मतलब चट्टाने हैं, उन पे भी लिखे हुए मिलते हैं। रूल्ड वाज दैट फाउंड, जो सम्राट अशोक का जो एम्पायर है, ये जो पूरा साम्राज्य है, वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ग्रैंडफादर द्वारा, अशोक के ग्रैंडफादर द्वारा। और ग्रैंडफादर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, इनके बारे में हमने बहुत सी बार सुना भी है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, मौर्य है वो इसके फाउंडर थे। और कब
स्थापित किया था 2300 ईयर्स अगो। चंद्रवा सपोर्ट और किसके सपोर्ट से? ये चाणक्य कौटिल्य जो थे इनके सपोर्ट से इन्होंने ये साम्राज्य स्थापित किया था। और जो ये चाणक्य है उनके कुछ आइडियाज भी रिटर्न है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र का हम नाम सुने तो अर्थशास्त्र ये अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हमें लगता है कि कुछ फाइनेंशियली कुछ इंफॉर्मेशन इसमें होगी, बट इट इज नॉट दैट। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यहाँ हमें इस अर्थशास्त्र से नहीं मिलती है। ये पॉलिटिकल बेस्ड बुक है, मतलब पॉलिटिक्स के बारे में इसमें लिखा हुआ है। सो नाउ डायनेस्टी, व्हाट इज डायनेस्टी? अब इसमें क्या है कि ये जो सम्राट अशोक का जो पूरा एम्पायर था ये वंशानुगत था ना। पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए, फिर उनका बेटा बिंदुसार जो कि यहाँ लिखा हुआ बिंदुसार है, फिर बाद में सम्राट अशोक आए। तो ऐसे वंशानुगत जो राजा बनते हैं, वंशानुगत जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है, उसको बोलते हैं हम डायनेस्टी। अब इसको हिंदी में एक्चुअली क्या बोलेंगे वो यू शुड फाइंड आउट दैट कि डायनेस्टी वंशानुगत जो चलेगा राज्य, जो बेटा उसका बेटा फिर राज करेगा, उसका बेटा फिर राज करेगा, उसको हम मेनली डायनेस्टी बोलेंगे। अब ये आप देख सकते हो कहाँ तक ये मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था, पूरे ऑल ओवर इंडिया में था। मेनली इसकी जो सिटीज थे, ये जो ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हो, ये इसकी इम्पोर्टेंट सिटीज थी इसकी। अब इतने बड़े साम्राज्य पे, इतने बड़े एम्पायर पे रूल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयज़ की जरूरत है। जैसे बड़ी कंपनी है उनको बहुत सारे एम्प्लॉय चाहिए, छोटी कंपनी है तो कम एम्प्लॉयज़ में काम चल जाएगा। तो इस इतने बड़े साम्राज्य को टैकल करने के लिए, उसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की जरूरत भी पड़ेगी। फिर इनको पार्ट्स में भी बांट देंगे ना, क्योंकि एक इतने बड़े पार्ट पे केवल एक इंसान तो रूल कर नहीं सकता। तो उसको छोटे छोटे, जैसे अपना भारत है उसको स्टेट्स में बांट दिया है, हर स्टेट को एक सीएम दे दिया, तो वो सीएम उसको संभाल रहा है। वैसे ही उस टाइम पे भी इसने राज्य वगैरह में ऐसे थोड़ा छोटा छोटा कर दिया था कि जिससे अच्छे से उस पर पूरा काम अच्छे से चल सके, उसके अपने एम्प्लॉयज हों, इस वजह से। तो मेन जो सिटीज थी वो तक्षशिला देख लो आप, पाटलिपुत्र तो कैपिटल में आई जाती थी, उज्जैन है, ये सब जो ब्लैक मार्क पे है वो मुख्य शहर थे इसके। और बाकी ये रेड रेड है, यहाँ पे जो सम्राट अशोक है उनकी इंस्क्रिप्शंस मिलती है, कहीं पे रॉक पे, कहीं पिलर्स मिलते हैं वहाँ पे लिखे हुए। तो उस टाइम पे कैसे वो राजा राज्य करते थे, कैसे अपने राज्य को चलाते थे, मतलब लोगों की हेल्प कैसे करते थे, टैक्स कैसे लेते थे, वो सब कुछ हमें उन इंस्क्रिप्शन से हमें बहुत कुछ जानकारी हमें देखने को मिलती है और हमें पता चलता है उस टाइम के बारे में। The principal cities and some of the places where inscriptions were found. अब कैपिटल्स है, कैपिटल्स मेनली तो पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र जो अब पटना है, फिर तक्षशिला एंड उज्जैन। अब ये देख सकते हो तक्षशिला है, पाटलिपुत्र है, उज्जैन है। तक्षशिला है ये नॉर्थ वेस्ट का, इसको प्रवेश द्वार वैसे कहते हैं क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट में है। इधर से बहुत से मुगल वगैरह भी इधर से ही आए, अफगान वगैरह से होके, तो इसको प्रवेश द्वार बोलते हैं भारत का। तक्षशिला was a gateway to the northwest and include central Asia. Ujjain lay on the route from north to south India. Merchant official and क्राफ्ट पर्सन प्रोबेबली लिव्ड इन दीज सिटीज। और ये जो मेन सिटीज है इनमें क्राफ्ट पर्सन जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े एम्प्लॉयज हैं और मर्चेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो यहाँ पे रहते थे। अब इससे मेनली पूरा भारत में से कवर हुआ ना, ये नॉर्थ वेस्ट का ये कवर हो गया, ये बीच में आ गया, फिर ये इधर आ गया, ईस्टर्न साइड में आ गया। तो ये मेनली मेन पार्ट जो ज़्यादा है ये साउथ में ज़्यादा है नहीं, इधर इधर का पूरा एरिया ही इन्होंने कवर कर दिया। अब हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स? अब इसी से हम पता लगा सकते हैं कि किंगडम जो होता है वो एक छोटा पार्ट होता है, ये है किंगडम, और बड़ा पार्ट आ गया वो हो गया एम्पायर।
अब उस पर रूल करने के लिए आपको ज़्यादा लोग चाहिए, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यही अंतर होता है। एम्पायर्स इन मोर रिसोर्सेज देन किंगडम बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज। अब एम्प्लॉयज, अब आर्मीज ले लो, किसी कोई भी तरह के एम्प्लॉयज ले लो, तो आर्मी भी उन्हें बड़ी चाहिए होगी प्रोटेक्ट करने के लिए, किंगडम से बड़ी चाहिए होगी, सब कुछ ज़्यादा चाहिए होगा, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे उनको। रूलिंग द एम्पायर, अब एम्पायर जो है वो रूल कैसे करते थे वो हम इसमें पढ़ेंगे। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट। अब पाटलिपुत्र जो कि पटना है, उसका जो एरिया है, उसके अंडर में जो एरिया आता था, बांट देते ना, जैसे ये पाटलिपुत्र है तो इतना एरिया एक सीएम का। तो पाटलिपुत्र का जो एरिया है वो डायरेक्ट कंट्रोल में होता था एम्पायर मीन्स राजा के कंट्रोल में होता था। राजा उसका देखता था, और केवल अकेला राजा ही वो घूम घूम कर नहीं देखता था, उसके फैमिली मेंबर्स है वो भी वर्क करते थे, बाकी और जो मिनिस्टर्स होते थे वो भी उस पर काम करते थे। मैसेंजर्स वेंट टू फ्रो, और बाकी जो अलग जो स्टेट्स है उन पे अलग अलग मिनिस्टर्स वो तैनात कर देते थे कि उसका ध्यान वो रखेगा, उसका ध्यान वो रखेगा। उनके अंडर में फिर एम्प्लॉयज होते थे, आर्मीज होती थी, वो उसका ध्यान रखते थे। और हाँ, वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसकी उसकी जासूसी भी, राजा है तो उसकी जासूसी भी कराते थे कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, प्रजा अपनी खुश है कि नहीं, उनको सब सुविधाएं मिल रही है कि नहीं, तो वो सब भी देखा जाता था टाइम टू टाइम। देयर वर अदर एरियाज ऑफ प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला। अब ये जो प्रोविंशियल कैपिटल मतलब कोई स्टेट है तो उनकी कैपिटल है, कैपिटल से तक्षशिला और उज्जैन, ये मेन सिटीज थी उस टाइम की, तक्षशिला, उज्जैन और पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो अभी का पटना है। द अर्सा टेल्स द नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स। अब टैक्सेस वगैरह भी कलेक्ट किया जाता था, तो टैक्स सब लोग ही फार्मर्स तो नहीं थे कि फार्मर्स से जैसे टैक्स लिया जाता वैसे ही सबसे लिया जाए, तो अलग अलग कैटेगरी में उनको बांट दिया था। तो नॉर्थ वेस्ट जो है, अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है, अर्थशास्त्र में ही लिखा हुआ है कि नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है वो इम्पोर्टेंट था, किसके लिए, वहां पर ब्लैंकेट ज्यादा होती थी। साउथ इंडिया जो है वो गोल्ड है, प्रीसियस स्टोन्स है, इनके लिए वो फेमस था। तो वहां से यही सब कुछ एज ए टैक्स लिया जाता था। ट्रिब्यूट भी हम, ये भी एक तरह का हम टैक्स ही बोलेंगे, ट्रिब्यूट एज ए ट्रिब्यूट लिया जाता था, वो कलेक्ट करते थे। ऑनलाइन टैक्सेस, अब ये ट्रिब्यूट क्या है वो थोड़ा सा आप देख लीजिए, बन सकता है ये भी क्वेश्चन कि व्हाट इज दैट ट्रिब्यूट। Unlike taxes which were collected on a regular basis, tribute was collected as and when it was possible from people who gave a variety of things more or less willingly। अब मतलब इसमें ट्रिब्यूट में क्या होता है, टैक्स की जैसे ही है ये, लेकिन मतलब ये रेगुलर बेस पे लिया जाता था, लेकिन कभी कम ज्यादा भी वो करते थे। अगर फसल अच्छी नहीं हुई है, ये व्यापार सही नहीं हुआ, तो कम ज्यादा उसके अकॉर्डिंग हो जाता था। द एम्पायर एंड द कैपिटल। अब मेगस्थनी, उस टाइम पे मेगस्थनी जो कि एम्बेसडर थे, और जो सम्राट अशोक की सभा में आए थे, सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त, सॉरी, सम्राट अशोक की वो उसमें नहीं आए थे, वो चंद्रगुप्त की सभा में आए थे, और ग्रीक रूलर सेल्यूलस निकोटर ने उन्होंने वेस्ट एशिया से भेजा था। अब मेगस्थनीज ने अपनी बुक में या अपनी राइटिंग्स में बहुत कुछ पाटलिपुत्र के बारे में और यहाँ के राजा के बारे में बहुत कुछ लिखा है, डिस्क्राइब किया है। और उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि राजा जब बाहर निकलते थे अपने घर से, ये इसमें मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि उसका इतना कुछ मतलब नहीं है, वो एक स्टोरी टाइप है कि राजा जब भी अपने घर से बाहर निकलता तो वो एक ओकेजन टाइप, मतलब एक फेस्टिवल टाइप होता था। राजा अकेला ऐसे शेयर करने नहीं निकलता था, वो अपने साथ बहुत से घोड़े, हाथी, जो भी सुख सुविधाओं के जो सामान है सब कुछ वो लेके निकलता था। और कभी कभी तो राजा के साथ मतलब वो पेड़ वगैरह भी चलते थे जिन पे बर्ड्स होते थे तरह तरह के। और राजा के साथ, राजा जो है वो मेनली, उनके आसपास बहुत सी जो विमेन आर्मीज हैं
विमेन आर्मीज हैं वो भी उनके साथ चलती थी राजा के प्रोटेक्शन के लिए। और राजा कभी भी एक उसमें बेडरूम में नहीं सोता था कि जिससे कि दुश्मन को पता ना चले राजा का आज कहाँ सो रहा है। वो चेंज कर करके सोता था और सारी सुख सुविधाओं के साथ वो अपने अपने जो उसका कैसल था, जो उसका किला मान लो या महल मान लो, उससे बाहर वो निकलता था। जब खाना खाता था तो उसके खाना बनता ऐसे हाइजीनिक खाना बनता था। फिर उसको टेस्ट करने के लिए अलग उसके सर्वेंट्स एम्प्लॉयज होते थे कि वो पहले टेस्ट करेंगे बाद में राजा खाना खाएगा। ऐसे बहुत से उस टाइम के रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग राजा बाहर निकलता था। अब उसने ये मेगास्थनीज ने सब कुछ लिखा है। अब उसने पाटलिपुत्र के बारे में क्या लिखा है। पाटलिपुत्र बहुत ही बड़ी और बहुत ही सुंदर सिटी थी। अब वो बहुत बड़ी मेसिव वॉल से वो कवर्ड थी, सराउंडेड थी। कवर्ड नहीं कहेंगे, हमें सराउंडेड थी, उसके चारों तरफ वो बहुत बड़ी वॉल थी। और 570 टावर्स एंड 64 गेट्स थे वहां पे। द हाउसेज ऑफ 2 और 3 स्टोरी, जो घर थे उस टाइम के वो 2 स्टोरीज या 3 स्टोरीज थे, मतलब 2 मंजिल के 3 मंजिल के थे। वो काय के बने हुए थे, वुड के बने हुए थे, मड ब्रिक्स के, मिट्टी की जो ईंटें हैं उनसे बने हुए थे। किंग प्लेस ऑल्सो वुड, किंग का जो प्लेस था वो भी लकड़ी का बना हुआ था, डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग। और बहुत सी डेकोरेटिव जो मटेरियल है उनसे, नो डाउट वो तो राजा का महल था तो बहुत सा डेकोरेट किया हुआ, बहुत सुंदर होगा। सराउंडेड विद गार्डन्स एंड एनक्लोज्ड कीपिंग बर्ड्स। और जो राजा का महल जो था वो उसके चारों तरफ गार्डन वगैरह थे राजा के ऐशो आराम के लिए। बर्ड्स वगैरह उसमें रखे जाते थे जो राजा को पसंद हो, राजा बोले। ये सब कुछ मेगास्थनीज ने उसके पाटलिपुत्र के बारे में और उस टाइम के राजा के बारे में लिखा है। और मेगास्थनीज को मेगास्थनीज कब आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था और सेल्यूकस निकेटर ने उसको भेजा था, वेस्ट एशिया से वो आया था। नाउ अशोका अ यूनिक रूलर। सम्राट अशोक जो था वो यूनिक अद्भुत रूलर क्यों था, क्योंकि वो अपने प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। और फिर बाद में कलिंग युद्ध जीतने के बाद उसने गिव अप कर दिया, उसको वापस दे दिया कलिंग युद्ध। तो उसको बहुत ही यूनिक राजा कहा गया है। मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वाज अशोक। ये मोस्ट फेमस रूलर था मौर्य साम्राज्य का। He was the first ruler who tried to take his message to the people through inscriptions। और वो फर्स्ट राजा था जिसने कोशिश की लोगों तक अपने बारे में अपनी जानकारियां उपलब्ध कराने में एज इंस्क्रिप्शंस, बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस उसने लिखवाई कि जिससे आगे वाले टाइम पे सबको उसके बारे में पता चले। उसने अपनी विक्ट्रीज के बारे में, अपने अचीवमेंट्स के बारे में क्या वो सोचता था, ये सब कुछ उसने उस पे रॉक्स पे या पिलर्स पे उसके इंस्क्राइब करवाई। और इन प्राकृत और उसकी जो इंस्क्रिप्शन थी, यस इम्पोर्टेंट, यू शुड रिमेम्बर इट, दैट प्राकृत भाषा में थी। उसकी जितनी भी उसकी इंस्क्रिप्शंस थी वो प्राकृत भाषा में थी और लिखी गई थी वो ब्राह्मी लिपि में। ये ब्राह्मी लिपि में, प्राकृत भाषा जो ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है, जैसे कि हिंदी है, हिंदी देवनागरी हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, वैसे प्राकृत भाषा जो है वो ब्राह्मी लिपि में इसमें लिखवाया है। और एज वी नो दैट अशोक का साम्राज्य बहुत बड़ा था, तो उसमें तरह तरह के लोग, आज की जैसे जैसे पूरे भारत में तरह तरह के लोग रहते हैं, वो तरह तरह का खाना खाते हैं, तरह तरह की वेशभूषा पहनते थे, वैसे ही उस टाइम पे वो लैंग्वेज उनकी अलग अलग थी, उनकी वेशभूषा अलग अलग थी, उनका खाना वगैरह सब कुछ अलग अलग था। बहुत तरह तरह के लोग यहाँ पे रहते थे। अब अशोकाज वॉर इन कलिंगा। अब क्या हुआ था कलिंग युद्ध में। कलिंग इज द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा। उड़ीसा का जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया ही है उड़ीसा, समुद्र किनारे आ जाता है, तो उसका एंशिएंट नेम है वो है कलिंग। अब सम्राट अशोक ने उड़ीसा को, कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा, कन्क्वेर उसको हासिल करने के लिए। और युद्ध जब हो रहा था, तब युद्ध हो गया था, समाप्त हो गया, तब सम्राट अशोक ने देखा कि लाखों की संख्या में लोग मरे हैं और लाखों की संख्या में लोगों को पकड़ा गया है। मतलब जो दुश्मन देश के जो आर्मीज थी, जो सैनिक वगैरह थे, उनको पकड़ा गया। ये सब देख के सम्राट अशोक को बहुत बुरा लगा। उन्होंने सोचा कि जब भी कोई युद्ध होता है तो जो आम जनता है
उनका तो उसमें कोई दोष नहीं है, उनको कुछ ज्यादा कुछ मिलता भी नहीं है, लेकिन राजा है वो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए उनको बलि का बकरा बना देता है। कितने लाखों लोग मरते हैं, कितने लाखों लोग को पकड़ा जाता है, उनके जो परिवार वाले हैं वो कितना दुखी होते हैं, सबको कितनी परेशानी होती है। तो ये सब सोच के उसने फिर उसके बाद में युद्ध को गिव अप कर दिया। ये सम्राट अशोक ने, ये उसका कलिंग युद्ध के बारे में ये कुछ जो जानकारियां है हमें मिलती है सम्राट अशोक के बारे में। अशोका इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द कलिंग वॉर, और जो अशोक का इंस्क्रिप्शन है वो कलिंग वॉर के बारे में डिस्क्राइब करता है। अशोका वो सैड, वो सब देख के सम्राट अशोक बहुत दुखी हुए। डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम्म। अब ये जो बौद्ध धर्म है, प्राकृत लैंग्वेज है बौद्ध धर्म की, जो मेनली जो हमें बुक्स भी मिलेगी ना वो हमें प्राकृत भाषा में मिलेगी। अब प्राकृत भाषा में ये धम्म लिखा जाता है, ये संस्कृत का धर्म जो है उसको ही प्राकृत भाषा में धम्म लिखते हैं। तो अशोक ने है तो वो ऑब्जर्व धम्म, उसने धर्म को ऑब्जर्व कर लिया कलिंग युद्ध के बाद में। वोट वॉज अशोकास धर्म। अब वो सम्राट अशोक का धर्म क्या था, धर्म क्या था? वो ये नहीं कहते थे कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद या धर्म ग्रहण करने के बाद आप बहुत पूजा करो, आपको यज्ञ करने हैं, आपको बलि देनी है, ऐसा आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि आप दूसरों की सहायता करो, हिंसा मत करो। ये सब छोड़ दोगे तो वो ही एक धर्म है। सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन से ये भी हमें मिलता है कि उन्होंने ये, सम्राट अशोक ने बोला है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि हम केवल अपने धर्म को ही अच्छा बताएं, दूसरों के धर्म को बुरा बताएं। हमें हमेशा दूसरों के धर्म के बारे में भी सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और जो वहां से हमें अच्छी बातें मिलती है हमें वो भी ले लेना चाहिए। अब इसे पढ़ते हैं क्या लिखा है। डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप वगैरह के बारे में उन्होंने कभी नहीं कहा है। उन्होंने यही बोला है कि जैसे एक फादर अपने बच्चे को अच्छी अच्छी बातें पढ़ाता है, वैसे ही हमारी भी ड्यूटी है कि अगर हमारे पास कुछ अच्छी बातें हैं तो हम दूसरों को बताएं या कहें। अब उसने क्या किया ना, अब जब उसको ये कलिंग युद्ध के बाद में बहुत दुखी हुआ, उसके बाद में उसको ये लगा कि अपने साम्राज्य में है जो बहुत से लोग बेगर हैं, भूखे मर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पैसे वाले हैं, वो यज्ञ वगैरह करके उनमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। उनकी जो दुखी लोग हैं उनकी वो हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो और घर में झगड़े हो रहे हैं। ये सब कुछ सम्राट अशोक को पता चला, तो उन्हें ये लगा कि मेरी ड्यूटी है, जैसे मैं यहाँ का सम्राट हूँ तो मेरी ये ड्यूटी है कि मैं इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दूँ और सब कुछ सही करूँ। तो उन्होंने क्या अपॉइंट कर दिया, ऑफिशियल्स, ये कुछ एम्प्लॉयज इन्होंने अपॉइंट कर दिए। तो वो जगह जगह महात्मा वगैरह है, जगह जगह जाके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, बौद्ध धर्म की जो टीचिंग्स है वो उनको बताते थे, जो धम्म है उसके बारे में सब कुछ बताते थे। सम्राट अशोक ऑल्सो सेंट मैसेज, और उन्होंने मैसेंजर कहाँ कहाँ भेजे, सीरिया में भी भेजे, इजिप्ट में भेजे, ग्रीस और श्रीलंका में भी उन्होंने अपने मैसेंजर्स को भेजा। अब ये रामपुरा बुल है, स्कल्पचर है, ये उस टाइम का स्कल्पचर है, और ये देख सकते हो बहुत ही इसमें एक शाइन सी है, मतलब उस टाइम पे भी बहुत अच्छे स्कल्पचर बनाए जाते थे। तो ये रामपुरा जो बिहार में है वहाँ पे था, और अभी ये हमें कहाँ मिलता है, राष्ट्रपति भवन पे मिलता है। और ये यहाँ वहाँ पे क्यों लगाया गया है, बताया गया है कि हमारे उस टाइम पे भी इतने अच्छे कुछ क्राफ्ट पर्सन वगैरह जो अच्छा बना सकते थे, इसलिए राष्ट्रपति भवन में इसको रखा गया है। एग्जाम्पल ऑफ स्किल ऑफ स्कल्पचर ऑफ द टाइम, उस टाइम का जो स्कल्पचर है उसका एग्जाम्पल सबको बताने के लिए रखा गया है। अशोका मैसेज टू हिज सब्जेक्ट। अब अशोक के क्या मैसेज थे, वो क्या क्या कहते थे अशोक कहते थे बीइंग जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, सर्वेंट्स के प्रति, जो अपने सर्वेंट्स हैं, जो सेवक है उनके प्रति हमें हमेशा जेंटल रहना चाहिए, उनके प्रति उदार हृदय रखना चाहिए, उनको कोई परेशान नहीं करना चाहिए। रेस्पेक्टिंग वंस, रेस्पेक्टिंग, ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है, एल्डर वंस आएगा, अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, एल्डर वंस यहाँ पे आप कर लेना जो भी है। ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विद कंपेशन, सभी जो भी
क्रिएचर्स हैं, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, बाकी जो जानवर है, बर्ड्स हैं, उनके साथ भी हमें पीटी के साथ व्यवहार करना चाहिए, तो अच्छा व्यवहार हमेशा करना चाहिए। गिविंग गिफ्ट्स, ब्राह्मण और मोंक्स जो हैं, जो मोंक है वो अपना धर्म प्रचार के लिए जगह जगह घूमते हैं, तो उनको भी हमें गिफ्ट वगैरह या खाने को सब कुछ प्रोवाइड कराना चाहिए। इट इज़ बहुत रॉन्ग टू प्रेज वंस ओवन रिलीजन, और ये बहुत गलत है कि केवल अपने ही रिलीजन की आप प्रशंसा करते रहें और दूसरे के रिलीजन को आप क्रिटिसाइज करते रहें, ये बहुत ही गलत है, ये सम्राट अशोक ने कहा है। अब ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है ये ऐसी होती थी, अर्ली ब्राह्मी, ये देवनागरी है, अर्ली ब्राह्मी स्क्रिप्ट ये है, फिर देवनागरी है, ये देवनागरी तो हिंदी हम जानते ही हैं, ए लिखा हुआ है, ये बंगाली है, ये मलयालम है, ये तमिल है। मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, द लेटर आर रिटन इन डिफरेंट स्क्रिप्ट, तो ये सब कुछ इसमें किया हुआ है। एल्सेयर, अब 2400 ईयर्स अगो, ये एल्सेयर में हम ये सब चैप्टर्स के पीछे एल्सेयर दिया हुआ है, मेनली इसमें दिया हुआ क्या है कि ये 2300 ईयर्स पहले की बात है। अब इधर तो ये सम्राट अशोक का साम्राज्य चल रहा था, ये हमने पढ़ा, लेकिन उनके सिमिलर उसी टाइम पे अदर साइड भी कुछ चल रहा था विश्व में, ऐसा है ही नहीं कि केवल पूरे विश्व में केवल सम्राट अशोक ही अपना काम कर रहे थे, बाकी सब जगह पे कुछ नहीं था, तो वो ये इसमें ये नॉलेज दिया हुआ होता है। तो तब ये चाइना की ग्रेट वॉल है वो बनना शुरू हुई थी, नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर फ्रॉम पेस्टल पीपल, प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ये वॉल बना रहे थे। और इस वॉल को बनने में टाइम कितना लगा, 2000 ईयर्स इसको बनने में लगे। कितनी लंबी है ये, 6400 किलोमीटर, ये बहुत इतनी लंबी है। काई की बनी हुई है, स्टोन और ब्रिक्स की ये बनी हुई है, और टॉप पे है रोड टाइप है, वो तो हम गूगल वीडियोस में बहुत देखते हैं उसके कैसी बनी हुई है क्या है। वॉच टावर भी है यहाँ पे, वॉच टावर मीन्स जिसके अंदर से चाइना से बाहर का जो इस साइड से उधर की साइड का देख सकते हैं, वॉच टावर है वो 100 to 200 मीटर पे बहुत सारे वॉच टावर्स बने हुए हैं। ऐसे वो चाइना वॉल का निर्माण हुआ है, वो ये थोड़ा सा उसका ब्रीफ नॉलेज बताया गया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरी सीरीज अच्छी लग रही है और आपको नोट्स सही नोट्स प्रोवाइड मैं कर पा रही हूँ, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। अगर हम दोनों ही मिल जाते हैं तो बहुत कुछ बड़ा हम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू।